Hello, dear students. Welcome to Prime Education, and we are going to start the first chapter of class 12th, Coulomb's Law and Electric Field. Dear students, basically, this chapter and the upcoming few chapters are devoted to a topic called electrostatics. Electrostatics, electrocharge, statics, rest. So, basically, we will be studying the charge which are at rest. तो हम उन चार्ज के बारे पढ़ाई करेंगे जो चार्ज रुके हुए हैं अर्थात स्टैटिक कंडीशन में है या रेस्ट पर है। ठीक है बच्चों, ये चार्ज के बारे स्टडी करने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि चार्ज है क्या। पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट ये मानते थे कि दो बॉडीज जिन पे मास है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है ना, ये हमने कूलम्स लॉ, ये हमने ग्रेविटेशन लॉ में भी पढ़ा हुआ है कि two bodies which are having mass will be attracted towards each other because of gravitational force. But the scientists were surprised to observe that in spite of having masses, there were bodies which were being repelled. तो कुछ साइंटिस्ट हैं वो ये देख के परेशान हो गए कि दो बॉडीज जिनके बीच में मास है फिर भी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जरूर इसके अंदर मास के अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया चार्ज। तो चार्ज डेफिनेशन होगी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर due to which it experiences and produces both electric and magnetic effects, है ना। तो आइए चार्ज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। So charge is a property of matter due to which it experiences, तो उसे महसूस होता है, it experiences or produces both electric and magnetic effects. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पर ध्यान देंगे। आफ्टर फ्यू चैप्टर्स मैग्नेटिज्म आएगा, उसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर जो उसकी स्टडी होगी वो करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए चार्ज की डेफिनेशन तो हो गई, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखो टाइप्स ऑफ जो चार्ज होता है ये हम सबको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। एक तो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। फिर बाई कन्वेंशन हम लोग प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और जो नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है उसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखने से पहले हम पहले चार्ज की यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है ना। यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज हम एसआई यूनिट लिखेंगे, तो ये है कूलम, इसे सी से डिनोट करते हैं। और अगर हम सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। और इसे ESU से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए एक जो एटम है, अगर हम किसी एटम की बात करें तो एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है ना। एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जिस कारण प्रोटॉन टोटल में इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उस पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो टाइप चार्ज में हम लोगों ने ये देखा कि टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज दो टाइप के हैं, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
तो चार्ज ऑन, तो यहाँ लिखते हैं, फिर ऊपर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, बाय कन्वेंशन ये लिया जाता है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1 + 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों सेम होता है, दोनों का 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। लेकिन बाई कन्वेंशन प्रोटॉन का हम लोग चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का हम लोग चार्ज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एटम में क्या होता है, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिस कारण किसी भी एटम में जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए, अगर वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो, सो इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then the body is positively charged. Then the body is said to be पॉजिटिवली चार्ज, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर प्लस का साइन माइनस से ज्यादा होगा तो उसे हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। एंड इन द सेम वे हम लिख सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो, तो नेगेटिव वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा हो, देन द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक मोटा मोटा हमें डिफरेंस पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी। और बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन वी कंसीडर्ड दैट the charge on proton is positive and it is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, and charge on electron is negative which is minus 1.6 into 10 to the power minus 19। अगर प्रोटॉन की वैल्यू, अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो पॉजिटिव कर देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के, चार्ज को पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स स्टडी अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि देखो चार्ज सबसे पहले तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। चार्ज एक कैसी स्केलर क्वांटिटी है एंड स्केलर क्वांटिटीज फॉलोज बेसिक लॉ ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है ना। एडिटिव इन नेचर का मतलब है चार्ज ऑलवेज फॉलोज द बेसिक लॉ ऑफ एल्जेब्रा, ठीक है। तो आइए लिखते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी hence it follows basic laws of algebra, ठीक है ना। जैसे सिंपल प्लस कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है ना, इसके अंदर पहले से 5 कूलम का चार्ज है। अब आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा -2 कूलम का चार्ज इसके अंदर इंट्रोड्यूस दिया, तो जो टोटल चार्ज होगा वो सिंपल बेसिक लॉ ऑफ एल्जेब्रा फॉलो करेगा, वो करेगा 5c - 2c। सिंपल एल्जेब्रा कर दो, 5 - 2 इज 3 कूलम। तो जो चार्ज होगा
वो बेसिक लॉ ऑफ एल्जेब्रा फॉलो करेगा, तो वो एडिटिव इन नेचर है, सिंपल ऐड कर दो, सिंपल माइनस कर दो, आपको टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखना कि जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रोटॉन को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज वेरी टाइटली बाउंड टू द एटम। तो प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए ह्यूज एनर्जी चाहिए, जो कि एनर्जी हमारे रेगुलर टेम्परेचर वगैरह में उसको मिलती नहीं है। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो कभी भी अगर किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी भी चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, देन इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, तो ये ध्यान रहेगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बढ़ जाते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अलग थलग, ना तो अंदर से कोई बाहर जा सकता है, ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, या फिर टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक और तरीका है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो आइए लिख लेते हैं इसको। तो चार्ज कैन नाइदर be created nor it can be destroyed। तो चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जो टोटल चार्ज रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, और आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम always remains constant। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम माने, तो उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब पहले जितना चार्ज बना होगा अभी भी उतना ही चार्ज है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, चार्ज बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक बॉडी दो बॉडी में अलग अलग बन सकती है, लेकिन उसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एक बॉडी है, इस पे जो टोटल चार्ज था वो 5 कूलम का था, ठीक है। अब मान लीजिए ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, ये बॉडी डिस्ट्रॉय होके दो अलग अलग बॉडी बन जाती है। मान लीजिए ये बॉडी डिस्ट्रॉय होके दो अलग अलग बॉडी बन गई,
और इसके अंदर मान लीजिए जो चार्ज है वो 3 कूलम है, तो आप डेफिनेटली बोल पाओगे कि इसके अंदर जो चार्ज है वो 2 कूलम ही होना पड़ेगा, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो अगर हम लोग इनिशियल चार्ज देखें तो इनिशियल चार्ज कितना है 5 कूलम, और वो इस बॉडी में था। अब ये बॉडी डिस्ट्रॉय होके दो अलग अलग बॉडी में बन गई। तो अगर हम लोग फाइनल चार्ज देखें तो चार्ज का जो एडिटिव नेचर के कारण ये हो जाएगा 3 कूलम प्लस 2 कूलम, ये कितना हो जाएगा 5 कूलम ही रह जाएगा। तो जो टोटल चार्ज होता है वो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या फिर चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है ना, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ठीक है ना, अगर किसी भी बॉडी में चार्ज है तो मास होना कंपलसरी है। देखिए आगे जाके हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन एक और आएगा, उसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है ना, जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेबल चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आप तो मान लीजिए कि आपके लिए जो सबसे छोटा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, और भी आज जैसे अभी क्वार्क डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन क्वार्क को ऑब्जर्व नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग को सबसे छोटा चार्ज नहीं कहते हैं। आप तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लिए जो सबसे छोटा चार्ज है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास भी है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो अगर किसी भी बॉडी में चार्ज चाहिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा या उसके अंदर प्रोटॉन होना पड़ेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसका मास तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, इसीलिए चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो उसमें मास होना ही पड़ेगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर किसी बॉडी में मास है तो उसमें चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसका चार्ज 0 होता है। क्यों? उसके जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो वो प्रोटॉन की संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगी और वो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तब तक वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। ठीक है ना, तो चार्ज के लिए मास होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन द रिवर्स इज नॉट ट्रू। मास के लिए चार्ज होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, सो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, इफ अ बॉडी इज हैविंग चार्ज, इफ अ बॉडी is having charge, then there must be mass associated with it. But the reverse is not true. तो हम लोग लिखेंगे but mass can exist without charge. ठीक है ना, say an atom where number of proton is equal to number of electron, it has mass but no charge. क्यों? क्योंकि चार्ज का एडिटिव नेचर है, जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों को मिलाओगे तो चार्ज 0 हो गया। तो मास के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होना चाहिए, लेकिन चार्ज के लिए ये कंपलसरी है कि उसके पास मास होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा ऑब्जर्वेबल चार्ज इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है।
ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चों को समझने में डिफिकल्टी है, और इस पॉइंट से काफी बार एमसीक्यू क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लियर रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ। अच्छा, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, या चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और उसमें चार्ज 5 कूलम था, तो चाहे उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो जाए, उसमें चार्ज 5 कूलम ही रहेगा। तो चार्ज स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ वैरी नहीं करता है, यही होता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए स्पीड के साथ चार्ज वैरी कर जाता, ठीक है ना, अगर चार्ज चेंज हो जाता तो वो चार्ज आया कहाँ से? तो इससे क्या होता, जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी एक और है कि चार्ज इज कंजर्व, वो फेल हो जाता। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या हो जाता, फेल हो जाता। ठीक है ना, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। सो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, और we can also write it is independent of frame of reference। ठीक है ना, तो इनवेरिएंस, अच्छा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज को आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो, है ना। देखो एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, ठीक है ना। अब देखो प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इलेक्ट्रॉन और भी तेजी से घूमता है रेदर देन प्रोटॉन। ठीक है ना। अब देखो अगर वेलोसिटी के साथ अगर चार्ज चेंज हो जाता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी अलग अलग है, जिसके कारण इनका चार्ज भी अलग अलग होता, और अगर चार्ज अलग अलग होता तो एटम क्या होता, न्यूट्रल नहीं रहता। तो एटम की जो न्यूट्रलिटी है वो फेल हो जाती। तो हमें यहाँ से भी पता लग रहा है कि चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड करता तो उसका जो कंजर्वेशन है वो भी ऑटोमेटिकली फेल हो जाता। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, produces both electric and मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, देखो अगर जो चार्ज है वो रेस्ट पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए सबको। अगर जो चार्ज है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, या कांस्टेंट वेलोसिटी लिख देते, चार्ज जो है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो अगर चार्ज है तो ये तो देखो कंपलसरी है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी ही होनी है। अगर रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे आ जाएगी। अगर चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है, अगर चार्ज एक्सीलरेट करके मूव कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा,
और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक, अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, अगर चार्ज एक्सीलरेट है तो इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक के साथ रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो आइए लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हमारा ये बेसिक चार्ज पढ़ना ओवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी केवल कोई डिस्क्रीट वैल्यू हो, उसको कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं क्वांटाइज। ठीक है ना। उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी कोई भी वैल्यूज नहीं हो सकती, उसकी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही हो सकती है। ठीक है ना। उस उस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम उस जो भी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम लोग कह देंगे क्वांटाइज्ड। तो ठीक ऐसे चार्ज भी क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। हम आपको एक लेमैन लैंग्वेज से बताते हैं। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये चार्ज वगैरह, एटम वगैरह कुछ भी नहीं पता। ठीक है ना। मान लीजिए कि उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बैग देते हैं और हम लोग उसको बैग फुल ऑफ सैंड देते हैं। ठीक है ना, बैग फुल ऑफ सैंड। अब देखो, उसको एटम, इलेक्ट्रॉन, इन सब चीजों के बारे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल लेमैन है। ठीक है ना। उसको एटम्स, विज्ञान, साइंस ये सब कुछ नहीं पता। तो अगर आप उसको अ बैग फुल ऑफ सैंड दे दोगे, उसके बाद उसको बोलोगे कि इस बैग फुल ऑफ सैंड में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, इस बैग फुल ऑफ सैंड्स में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, तो बोलेगा देखो इसके अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एक रेत का दाना है। वो बोलेगा 1 पार्टिकल ऑफ सैंड। वो बोलेगा एक रेत का दाना इसके अंदर छोटा पार्टिकल है। तो उसके लिए यही 1 पार्टिकल ऑफ सैंड क्या हो जाएगा, एक क्वांटा हो जाएगा। तो ये जो एक मुट्ठी रेत है या एक रेत का ये जो बैग है, ये कैसे बना होगा। सबसे पहले आपने एक पार्टिकल ऑफ सैंड डाला होगा, फिर आपने इसके अंदर 2 पार्टिकल ऑफ सैंड रखा होगा, फिर आपने इसके अंदर 3 पार्टिकल ऑफ सैंड रखा होगा, फिर धीरे 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 करते 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 आपने इसके अंदर n पार्टिकल्स ऑफ सैंड रख दिए होंगे। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि टोटल सैंड कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि टोटल सैंड बराबर हो गया नंबर ऑफ सैंड्स इनटू 1 पार्टिकल। ठीक है ना। जैसे आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है ना। तो सागर कैसे बना होगा, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद। तो सागर इक्वल्स टू n इंटू बूंद। तो ये जो एक बूंद है ये हो गया उसका क्वांटा। ठीक वैसे ही चार्ज का जो क्वांटा होता है, चार्ज का जो क्वांटा होता है ना, तो क्वांटा ऑफ चार्ज ये होगा चार्ज ऑन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर हम ये बॉडी को मान ले, इसके अंदर जो है चार्ज Q है। ठीक है ना। इसका जो चार्ज है वो चार्ज Q है। तो ये चार्ज Q बना कैसा होगा, देखो सबसे पहले तो आपने इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाला होगा, फिर आपने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे। ठीक है। फिर आपने इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, फिर आपने इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, फिर आपने इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, और ऐसे धीरे 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 करते करते आपने इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन डाल दिए।
तो ये चार्ज Q बराबर हो गया एन ई, और इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो Q बराबर एन ई, अगर नेगेटिव चार्ज है तो Q बराबर माइनस एन ई। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज E। तो हम लिख देते हैं कि चार्ज ऑन अ पार्टिकल या चार्ज ऑन अ बॉडी लिखते हैं ना, ज़्यादा बेटर होगा। ये सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, आपके बोर्ड के लिए भी बहुत काम की है और आईआईटी और नीट के लिए तो काम की है ना। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल of elementary charge E, that is charge of an electron। ठीक है ना, यहाँ पे जो n है ये n इंटीजर है, ठीक है ना। n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। इस तरीके से जो n है ये हमारा इंटीजर है, ठीक है ना। q बराबर प्लस माइनस एन ई भी उसको आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस, इसके अंदर है ना कोई ऐसी बहुत बड़ी डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है। तो देखो चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी चार्ज है q इज ऑलवेज इंटीग्रल, ठीक है। तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज, और वो एलिमेंटरी चार्ज क्या है, ई है, और वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन अगर हम लिखेंगे तो ये लिख देंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो अगर किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा, अगर किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50,000 इलेक्ट्रॉन, 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसलिए तो मैंने बोला कि ऑलवेज हैव डिस्क्रीट, पर्टिकुलर एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है वो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी में चार्ज हो जाएगा 5.6 इलेक्ट्रॉन, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल। तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, और किसका इंटीग्रल मल्टीपल, एलिमेंटरी चार्ज E, जो कि है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो चार्ज कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, it will always have discrete value, or it will always have it will be always in integral multiple of E। तो ये रहा बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में, और कैसे हम लोग बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर रहा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड कीप स्टडिंग, and God bless you all.